20 मार्च 2022 इटली के बोर्नो नामक एक सुंदर स्थान पर एक आदमी जॉगिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर दो बड़े कचरे के बैग्स पर पड़ी। उन पहाड़ी इलाकों में सामान्यतः कोई कचरा नहीं फेंकता और ये बैग्स काफी बड़े और भारी दिख रहे थे। जिज्ञासावश वह आदमी उन बैग्स के पास गया और एक को खोलकर देखा। अंदर उसे एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला। इन बैग्स में कुल 18 शरीर के टुकड़े थे और ये किसी आम व्यक्ति के नहीं थे, बल्कि एक प्रसिद्ध एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस के थे। लेकिन यह सब उसके साथ हुआ कैसे? आखिर किसने उसकी जान ली और इतनी बर्बरता से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए? कौन उसकी जिंदगी का दुश्मन बना? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस एक्ट्रेस की जिंदगी और इस केस की रोमांचक जांच के बारे में विस्तार से समझना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं बहुत ही दिलचस्प ट्रू क्राइम स्टोरीज अपलोड करता हूं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की हमारी कहानी एक मशहूर ओनली फैंस मॉडल और एडल्ट फिल्म स्टार कैरल मल्टस के बारे में है। कैरल मल्टस एक 26 साल की लड़की थी जिसका जन्म 1995 में इटली में हुआ था। जब कैरल छोटी थी उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसकी मां ने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। कैरल अपनी मां से बहुत प्यार करती थी और समझती थी कि उसकी मां ने उसे अकेले पढ़ाना और बड़ा करना कितना मुश्किल रहा होगा। बचपन में आई कठिनाइयों के बावजूद कैरल एक बहुत खुशमिजाज और ऊर्जावान लड़की थी। उसे डांसिंग, घुड़सवारी और घूमने फिरने का बहुत शौक था। किताबों से उसे बेहद लगाव था और वह हमेशा नई नई भाषाएं सीखने की कोशिश करती थी। उसकी यह खुशमिजाज और चुलबुली पर्सनैलिटी लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। 2015 में कैरल एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह प्रेगनेंसी पूरी तरह अप्रत्याशित थी और उस समय कैरल की उम्र मात्र 20 साल थी। इस प्रेगनेंसी ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसकी पढ़ाई पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता था, लेकिन उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने फैसला किया कि न सिर्फ वह इस बच्चे को जन्म देगी बल्कि उसकी परवरिश भी करेगी। यह साहस सचमुच तारीफ के काबिल है। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, पर आगे जाकर कैरल ने एक ऐसा काम किया जो किसी भी रिश्ते में उम्मीद नहीं की जाती। कैरल अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गई। दोनों को नौकरी भी मिल गई। कैरल ने एक शू स्टोर में सेल्स कंसल्टेंट की नौकरी शुरू कर दी। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन 2019 में कैरल को एक दूसरे शख्स से प्यार हो गया और कई महीनों तक उनका अफेयर गुप्त रहा। मुझे यकीन है कि उसके बॉयफ्रेंड को शक जरूर हुआ होगा कि कुछ गलत हो रहा है, या शायद कैरल के व्यवहार में कुछ बदलाव उसे नजर आया होगा, लेकिन कई महीनों तक उसे यह समझ नहीं आया कि कैरल उसे धोखा दे रही है। जब उसे आखिरकार सच्चाई पता चली तो उनका रिश्ता खत्म हो गया। कैरल ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया और उनके बच्चे को उसके असली पिता यानी कैरल के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहना था। हालांकि कैरल ने अपने बच्चे से मिलना बंद नहीं किया। वह नियमित रूप से उससे मिलती थी और उसकी देखभाल के लिए पैसे भी भेजा करती थी। लेकिन 2020 में एक बड़ी घटना घटी। महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। लॉकडाउन हो गया, यात्रा बंद हो गई और बिजनेस भी ठप हो गए। न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और उनमें से एक कैरल भी थी। वह अपने बेटे को पैसे भेजने में असमर्थ हो गई और खुद का गुजारा करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। कैरल ने फिर YouTube पर एक चैनल शुरू करने का सोचा, जहां वह अपनी जिंदगी और लॉकडाउन के चैलेंज के बारे में बात करना चाहती थी और उस कंटेंट से पैसे कमाने का इरादा था। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि YouTube से पैसा कमाने के लिए बहुत वक्त और मेहनत चाहिए। इसके बाद उसने ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बनाया। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए ओनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं और उनके फैंस उसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आमतौर पर इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहां न्यूडिटी का कंटेंट होता है। कैरल ने अपना असली नाम छिपाकर चार्लेट एनजी के नाम से अकाउंट बनाया और वहां अपनी एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियो पोस्ट करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उसे जल्दी ही सफलता मिल गई। लोग उसे पसंद करने लगे, उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदने लगे और देखते ही देखते उसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। वह धीरे धीरे काफी मशहूर हो गई। लोग उसे फैंसी पार्टियों और एडल्ट फोटोशूट्स के लिए बुलाने लगे। उसने कई इंटरव्यू दिए और कई पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लिया।
उसका करियर तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन इसके साथ एक कीमत भी आई जिसे कैरल चुकाने के लिए तैयार थी। कैरल के लगभग सभी दोस्तों ने उससे दूरी बना ली थी क्योंकि वे उसके करियर के इस चुनाव को सपोर्ट नहीं करते थे। यहां तक कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। इतना सब कुछ खोने के बावजूद कैरल ने उस इंडस्ट्री में काम जारी रखा। उसके अनुसार जो लोग उसे आलोचना कर रहे थे वे संकीर्ण सोच के थे। उसके लिए उसका काम एक आर्ट था जिसे शायद उसके बॉयफ्रेंड और दोस्त समझ नहीं पाए। कैरल ने अपने कई इंटरव्यू में कहा था कि वह ज्यादा लंबे समय तक एडल्ट इंडस्ट्री में नहीं रहेगी। वह वहां से पैसे कमाकर अपने असली सपनों को पूरा करेगी, और उसने ठीक वैसा ही किया। 25 साल की उम्र में वह एक नए टाउन में शिफ्ट हो गई और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। वह एक छोटे से टाउन में रहने लगी जिसकी आबादी 15,000 थी। उसे एक लोकल परफ्यूम शॉप में काम मिल गया और उसके दिन शांतिपूर्वक गुजरने लगे। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री को छोड़ना इतना आसान नहीं था। आखिरकार वह अपनी नई जिंदगी छोड़कर फिर से अपने अतीत की ओर लौट गई, और तभी उसकी मुलाकात डेविड फोंटना से हुई। डेविड फोंटना 42 साल का था और एक बैंक में काम करता था। उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, खासकर एक्सप्लिसिट न्यूड फोटोग्राफी। डेविड एक शादीशुदा आदमी था और उसकी एक अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन फिर भी वह इंटरनेट पर आकर्षक लड़कियों की तलाश में रहता था अपने फोटोशूट्स के लिए। अक्टूबर 2020 में डेविड की मुलाकात कैरल से हुई और वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया। धीरे धीरे उनके फोटोशूट्स सेक्सुअल अरेंजमेंट में बदल गए। वह कैरल को पैसे देकर उसके साथ सोता था और कैरल ने यह स्वीकार कर लिया। समय के साथ उनका यह अरेंजमेंट प्यार में बदल गया। मार्च 2021 यानी सिर्फ 6 महीने बाद डेविड ने अपनी पत्नी को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया और तलाक ले लिया ताकि वह कैरल के साथ रह सके। उसने अपने इस नए अफेयर के लिए, जो उम्र में उससे लगभग आधी थी, अपना बरसों का घर छोड़ दिया। अब डेविड और कैरल सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि वे साथ में काम भी करने लगे। डेविड उसकी कंटेंट क्रिएशन में मदद करता और बदले में उसकी इनकम का कुछ हिस्सा रखता था। डेविड को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कैरल एडल्ट वीडियो में काम कर रही है या वह दूसरे मर्दों के साथ सो रही है, जब तक कि यह सब प्रोफेशनल था। लेकिन ऐसा नहीं था कि डेविड को कैरल से फर्क नहीं पड़ता था। वह बेहद पजेसिव था, और शायद यही पजेसिवनेस थी कि उसने कैरल के साथ काम करना शुरू किया ताकि उस पर नजर रख सके। एक बार कैरल के एक्स बॉयफ्रेंड ने उससे फिर से संपर्क करने की कोशिश की और डेविड इतना जलन में आ गया कि उसने उसे धमकियां दी और उसकी कार तक तोड़ दी। कैरल के ओनली फैंस पर अब 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और यह संख्या तेजी से बढ़ रही थी। अब कैरल नॉर्मल कंटेंट के साथ साथ रिक्वेस्ट बेस्ड कंटेंट भी तैयार करने लगी थी। इसमें क्लाइंट्स उसे बताते थे कि उन्हें वीडियो में क्या चाहिए और कैरल वही करती जिसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा मिलता था। इस तरह कैरल ने अपने कंटेंट के जरिए इतनी कमाई कर ली थी कि वह अब इस इंडस्ट्री को छोड़कर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और असली सपनों पर ध्यान दे सकती थी। इसी दौरान कैरल को अपने एक साथी साल्वेटर से प्यार हो गया। साल्वेटर भी उसी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा था। दोनों का प्यार इतना बढ़ा कि साल्वेटर ने कैरल को प्रपोज कर दिया। कैरल बेहद खुश हुई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब वह साल्वेटर के साथ शादी करके एक नई और सामान्य जिंदगी शुरू करना चाहती थी, जिसके लिए उसे डेविड के प्रभाव से निकलना था। कैरल और डेविड का रिश्ता काफी जटिल था। डेविड उसकी कंटेंट क्रिएशन में मदद करता था और इसके बदले एक हिस्सा चार्ज करता था। लेकिन अब कैरल इस व्यवस्था से तंग आ चुकी थी और डेविड से सारे संबंध खत्म करना चाहती थी ताकि वह एडल्ट इंडस्ट्री छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वह अपने पुराने शहर लौटकर साल्वेटर के साथ रहना चाहती थी, जहां उसका पहला बॉयफ्रेंड और बच्चा भी रहते थे, ताकि वह अपने बेटे की देखभाल भी कर सके। 2022 की शुरुआत में कुछ अजीब हुआ। कैरल अचानक गायब हो गई और किसी को पता नहीं था कि वह कहां गई। उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कोई अपडेट नहीं दिया। वह कभी कभार अपने परिवार के लोगों को जवाब दे देती थी और कहती थी कि वह कहीं बिजी है। कैरल के परिवार और साल्वेटर को उसकी काफी चिंता होने लगी, तो उन्होंने डेविड से पूछा। डेविड ने कबूल किया कि उनका ब्रेकअप हो चुका था और उसे भी नहीं पता कि कैरल कहां है। कैरल का इस तरह अचानक गायब हो जाना
सबके लिए रहस्यमयी और संदिग्ध था। दिन था 20 मार्च 2022। एक आदमी बोर्नो नाम की जगह पर पहाड़ों में जॉगिंग कर रहा था जब उसे दो बड़े बैग्स दिखाई दिए। वो बैग्स काफी भारी लग रहे थे, इसलिए शक होने पर वह उनके पास गया। जैसे ही उसने एक बैग खोला, उसे उसमें एक कटा हुआ हाथ मिला। यह देखकर वह व्यक्ति बेहद डर गया और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें वहां कुल 4 बैग्स मिले, जिनमें एक शरीर के 18 कटे हुए हिस्से थे। शरीर को इस कदर बुरी तरह से काटा और बिगाड़ा गया था कि यह पहचानना मुश्किल था कि वह किसका है। सिर्फ पहचानना ही नहीं, बिना फॉरेंसिक जांच के यह भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि वह शरीर एक आदमी का है या औरत का। पुलिस अफसर, इन्वेस्टिगेटर्स और फॉरेंसिक टीम अपने काम में जुट गए। कातिल को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी था यह जानना कि वह शरीर किसका है। कुछ ही समय बाद फॉरेंसिक विभाग ने बताया कि वह शरीर एक महिला का था जो लगभग 5 फुट लंबी और जवान थी और उसके काले बाल थे। उसकी बॉडी पर 11 टैटू पाए गए थे, लेकिन ज्यादातर टैटू को खराब करने की कोशिश की गई थी ताकि शरीर की पहचान न की जा सके। कुछ टैटू तो उसकी त्वचा से काटकर हटा दिए गए थे। यह कातिल पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर यह शरीर कभी मिला भी तो उसकी पहचान न हो सके। इस केस की अहम जानकारी सार्वजनिक कर दी गई और उन टैटू का विवरण भी जारी किया गया ताकि अगर कोई उनकी पहचान कर सके तो पुलिस को सूचित करे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह भी पता चला कि इस महिला की मौत लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी और अब तक उसका शरीर फ्रीजर में रखा गया था। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद एक आदमी जिसने टैटू की पहचान की, पुलिस को कॉल करके बताया कि वह जानता है कि वह शरीर किसका है। वह शरीर चार्लोट एंजी का था, जो एक प्रसिद्ध एडल्ट फिल्म अभिनेत्री थी। एंड्रिया टेली, जो एक जर्नलिस्ट था और लोकल मैगजीन का एडिटर भी, इस केस में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। उसने अपनी खुद की जांच शुरू की। उसके मन में यह सवाल उठा कि जब यह मर्डर 1 महीने पहले हुआ था तो किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्या उसके परिवार या दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी नोटिस नहीं की? 26 मार्च 2022 को पुलिस को एक कॉल आई जिसमें एक आदमी ने बताया कि वह जानता है कि यह शरीर किसका है। उसने बताया कि वह चार्लोट एंजी की बॉडी थी। एंड्रिया ने अपनी जांच जारी रखी और चार्लोट की एजेंसी से संपर्क किया। वहां से उसे चार्लोट का असली फोन नंबर मिला, जिससे उसका असली नाम कैरल मोल्टस पता चला। एंड्रिया ने कैरल के नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने टेक्स्ट मैसेज भेजे और आश्चर्यजनक रूप से जवाब आने लगे। एंड्रिया समझ गया कि जवाब देने वाला व्यक्ति कैरल नहीं था, बल्कि वही हत्यारा था जो सबको यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैरल जिंदा है। एंड्रिया ने एक संदेश में लिखा कि एक बॉडी मिली है जिस पर कैरल जैसे टैटू हैं। यह सुनकर कातिल घबरा गया और चैट से गायब हो गया। एंड्रिया को यकीन था कि उसने अभी अभी कैरल के हत्यारे से बात की थी। मार्च को एंड्रिया ने सारी जानकारी पुलिस को दे दी। हत्यारा डर चुका था और उसे एहसास हो गया कि पुलिस जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगी। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर कैरल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया ताकि किसी को उस पर शक न हो। 27 मार्च को डेविड फोंटना और कैरल का प्रेमी सेल्वेटोर पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि कैरल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सके। लेकिन पुलिस को पहले से ही शक था कि इन दोनों में से एक शख्स कैरल की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अगले दिन 4 बजे तक चलती रही। 29 मार्च को पुलिस ने घोषणा कर दी कि उन्होंने कैरल मर्टस के हत्या के शक में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और वह कोई और नहीं बल्कि डेविड फोंटना था। पूछताछ के दौरान डेविड काफी नर्वस नजर आया और बार बार बातों को घुमा रहा था। उसने दावा किया कि पिछले 2 सालों से वह कैरल से नहीं मिला है, लेकिन यह झूठ साबित हुआ। अगर वह सचमुच 2 सालों से कैरल से नहीं मिला था तो फिर उसकी लापता होने की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराने आया था? अंततः पुलिस के दबाव में डेविड टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। डेविड ने बताया कि 11 जनवरी को वह और कैरल एक वीडियो शूट कर रहे थे। यह वीडियो एक फैन की मांग पर बनाया जा रहा था, जिसमें कैरल को शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाना था। वीडियो के दौरान डेविड ने कैरल के सिर पर कई बार हथौड़े से वार किया और जब उसने शूटिंग के बाद कैरल के चेहरे से बैग हटाया तो देखा कि वह लगभग मर चुकी थी। डेविड यह देखकर घबरा गया
और उसने कैरल को चाकू से मार दिया, जैसे वह उसे तकलीफ से मुक्ति दे रहा हो। कैरल की मौत के बाद डेविड ने उसके शरीर के टुकड़े किए और उसे रेफ्रिजरेट किया। फिर 3 महीने बाद उसने उसके शरीर को ठिकाने लगाया। डेविड की यह कहानी सुनकर पुलिस को उस पर शक हुआ, क्योंकि वह बार बार अपनी गवाही में बदलाव कर रहा था। जांच में पता चला कि जिस फैन ने वह वीडियो रिक्वेस्ट भेजी थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद डेविड था। उसने पूरे सीन को पहले से ही प्लान किया था। कैरल ने वीडियो के दौरान अपना फोन का पासवर्ड डेविड को दिया था, जिससे उसने कैरल के फोन का इस्तेमाल किया और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह अभी भी जिंदा है। वह उसके क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग करता रहा ताकि सब कुछ सामान्य लगे। 24 नवंबर 2022 को इस केस की सुनवाई शुरू हुई। डेविड के वकीलों ने दावा किया कि यह एक दुर्घटनावश हुआ मर्डर था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। 12 जून 2023 को डेविड को 30 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे कैरल के परिवार को मुआवजा भी देना पड़ा। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह पत्रकार था जिसने इस केस में गहरी रुचि दिखाई और अपनी जांच की, जिससे यह केस सुलझा और कैरल को न्याय मिला। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।